डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर टॉपिक्स तो हमने कवर कर लिए करंट अफेयर्स के। और लास्ट में अब मैं आपको पेपर बताऊंगा करंट अफेयर्स का, जो 2020 का पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। व्हाट इम्पैक्ट विल ग्लोबल क्लाइमेट हैव ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान and how will it affect inter-provincial harmony and how will it impact inter-provincial harmony। इसमें दो ही मेजर एस्पेक्ट हैं या दो मेजर सब टाइटल्स हैं। इस टॉपिक के दो मेजर पार्ट्स हैं। एक है इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज, ये आप देख रहे हैं, इम्पैक्ट upon water resources of Pakistan of the global climate change। जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट की बात करनी है। और दूसरा, इंटर प्रोविंशियल हार्मनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ये दो चीज़ें हमने देखनी है। अब इसमें अगर हम देखें, जो आप लोगों को मैंने वाटर के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, वाटर क्राइसिस के ऊपर, जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के मतलब भी हैं, वही तकरीबन सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं अगर आप उसको ज़रा थोड़ा सा रिमाइंड करें, तो सॉरी रेकलेक्ट अगर करें उन लेक्चर्स को, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है अपर राइपेरियन स्टेट है और पाकिस्तान लोअर राइपेरियन स्टेट। इंडियन डैम्स की वजह से पानी का शॉर्टेज हो जाना नीचे, तो उससे फिर इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट कैसे जनरेट होगा और इसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर यानी लोअर राइपेरियन स्टेट के ऊपर क्या हैं। अगर हम इसी को अपने सूबों के ऊपर लागू करें कि पंजाब जो है अपर राइपेरियन स्टेट, और सिंध के साथ जुड़ा हुआ, सिंध के बराजिस के साथ जुड़ा हुआ बलूचिस्तान, ये लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं, तो फिर इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत सारी डिसहार्मनी और क्लैशेस भी हो सकते हैं पाकिस्तान में। तो इसको हमने देखना है। सबसे इसके दो मेजर पैराग्राफ्स बनेंगे, एक इम्पैक्ट के ऊपर और दूसरा इसका होगा इंटर प्रोविंशियल हार्मनी के ऊपर बनेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन आपने जब लिख लिया, आपने ये एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ अपने इंट्रोड्यूस करवाना है इस टॉपिक को। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट अपॉन पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। फास्ट डिप्लीशन ऑफ ग्लेशियर्स, ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो पाकिस्तान के ग्लेशियर्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और उनका मेल्ट स्टार्ट हो जाएगा, विल स्टार्ट मेल्टिंग डाउन। और उसके साथ कुछ अरसे के लिए तो वाटर अच्छा खासा हो जाएगा। जब वो मेल्ट करेंगे तो पानी फ्लड की सूरत में आएगा, लेकिन उसके बाद फिर परमानेंट वाटर रिसोर्सेज में कमी आ जाएगी। जो वॉल्यूम है वाटर फ्लो का वो कम हो जाएगा, और वॉल्यूम उस वाटर फ्लो का कम होने के साथ पाकिस्तान के अंदर मसाइल हो जाएंगे, यानी ड्राउट के भी मसाइल होंगे। और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पाकिस्तान में आएंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या हैं, या फ्लड और या फिर ड्राउट्स। ड्राउट उस सूरत में जब आपकी बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही, खुशसाली हो गई है, तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। और जब फ्लड आता है तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अर्ली हो रही हैं। और फिर इसके अलावा एरेटिक रेन्स, यानी जो बैलेंस में ना हो, जो या बहुत अर्ली आ जाए या बहुत लेट आए, और दोनों सूरतों में नुकसानदेह है हमारी एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि टाइम के ऊपर रेनफॉल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम के ऊपर नहीं होती, अनटाइमली रेनफॉल्स ऑलवेज bring disaster to the agriculture of the country. So if early rains, most importantly monsoon, then it creates floods, and if they get late, they create droughts. In both of these cases it decreases agricultural productivity. flood भी एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाता है और उसके साथ साथ ड्राउट भी नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज्ड सिल्टेशन उस सूरत में होगी जब बहुत सारे फ्लड्स आएंगे, और फ्लड्स की सूरत में पहाड़ों के ऊपर जो मिट्टी है
वो एरोड होके पाकिस्तान के दरियाओं में और दरियाओं के ज़रिए से डैम्स में और डैम्स के ज़रिए से किस में आएंगे, हमारी कैनाल्स में, और हमारी कैनाल्स चोक कर जाएंगी। तो इससे इंक्रीज सिल्टेशन, सिल्ट कहते हैं एरोडेड मटेरियल जो कि दरियाओं के ज़रिए से नीचे आता है। वो एरोडेड मटेरियल इफ़ कम्स डाउन इनटू द रेजर्वोयर ऑफ डैम, तो डैम जो है उसकी फाउंडेशंस वीक हो जाती हैं और वो डैम को तबाह कर देता है, उसके लाइफ स्पैन को बहुत कम कर देता है। और इंक्रीज सिल्टेशन इस वजह से भी होगी क्योंकि जब पानी कम होगा, ये फ्लड्स की सूरत में जो बहुत सारे इम्पैक्ट अपॉन फॉरेस्ट कवर, अगर ड्राउट्स आते हैं, पानी कम होता है, ऊपर से हमारे ग्लेशियर सब डिप्लीट कर चुके हैं, कुछ साल तो फ्लड्स है और उसके बाद फिर डिप्लीशन की वजह से शॉर्टेज ऑफ वॉल्यूम वाटर हो गया, तो फिर बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है क्योंकि फॉरेस्ट कवर हमारा तबाह हो जाता है। हमारे फॉरेस्ट्स कहाँ पर हैं? ख़ास तौर पर इंडस को जब देखें तो इंडस, ये वाला मेन इंडस है जो सेंटर में, और इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं। एक तो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं जो मेजर हैं, जिसको कहते हैं जेहलम, चनाब और रावी, सतलुज और ब्यास, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो ईस्टर्न है। लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट यानी बाएं हाथ के ऊपर भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि अफगानिस्तान से आ रही हैं, अफगानिस्तान से आकर वो रिवर में गिर रही हैं। जैसे ऊपर काबुल रिवर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, टोची रिवर है, और इसके अलावा गोमल रिवर है, ये रिवर्स नीचे आके तो गिर रही हैं। सॉरी, कोरम रिवर ये है और ये गोमल रिवर है, ये रिवर्स आके गिर रहे हैं। और भी छोटे मोटे रिवर्स इंडस में आके गिरती हैं। तो इंडस जो है सारे रिवर्स को मिला के फिर नीचे की तरफ आता है। तो इंडस के किनारे आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ कि इसके किनारों के ऊपर बेला फॉरेस्ट उगे हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी फ्लड की सूरत में आता है सारे रिवर्स को मिलाकर। तो उस फ्लड की वजह से जो अलूवियम है वो बिखर जाती है, अलूवियम और वाटर, और ये फॉरेस्ट जो है वो उगते हैं। और फिर उसके बाद इंडस जो है अपने बेसन यानी कि सी में जाने से पहले डेल्टा की शक्ल बना लेता है, यानी इस तरीके से फैल कर ब्रांचेस की सूरत में नीचे जाता है। इन ब्रांचेस में के दरमियान में जो कि दलदली इलाका है, यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट्स उगते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट्स अगर पानी डिप्लीट हो जाता है तो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट डिप्लीट कर जाएंगे। मैनग्रोव फॉरेस्ट के डिप्लीट करने की वजह से ये चूँकि मैनग्रोव फॉरेस्ट साइक्लोन्स से बचाते हैं, कोस्टल एरियाज़ को वो नहीं बचा पाएंगे। नंबर 2, इन मैनग्रोव फॉरेस्ट्स की वजह से मछलियाँ अट्रैक्ट करती हैं, ये उनका ब्रीडिंग ग्राउंड और फीडिंग ग्राउंड है। और इन मछलियों के पीछे बड़ी बड़ी मछलियाँ और फिर शार्क्स और वेल्स आती हैं, वो सारी फूड चेन तब्दील हो जाएगी। उन मछलियों को खाने के लिए ऊपर बर्ड्स आते हैं और उसके अलावा हज़ारों किस्म के स्पीशीज़ तबाह हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी सारी की सारी ख़राब हो जाएगी, फ़िशिंग इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, हेट्रेड बढ़ेगी एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोविंसेस में। नीचे पानी के कम आने की वजह से अगर ये मैनग्रोव ये जो किनारों के ऊपर रिवरैन फॉरेस्ट्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, तो जिनको बेला फॉरेस्ट भी कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, ये फॉरेस्ट ख़त्म हो जाती हैं, तो भी सिंध और पंजाब के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो सकती है क्योंकि सिंधी इल्ज़ाम लगाएंगे पंजाब के ऊपर कि पंजाबी ऊपर पानी रोक लेते हैं। नो डाउट अगर पानी ऊपर से कम हुआ, पंजाबी किसान या पंजाबी लैंडलॉर्ड को अपनी फसल की इरिगेशन को अगर मीट करना हुआ तो वो चोरी भी करेंगे और पानी का ऊपर इस्तेमाल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पानी ना नीचे आया तो सिंधी नाराज़ हो जाएंगे। सिंधी नाराज़ हो जाएंगे तो उनके वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए जो रीजनल और प्रोविंशियल जो पार्टीज़ हैं वो इसको और फैन करेंगी इस हेट्रेड को, ताकि अपना वोट बैंक पक्का किया जाए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को होल्ड किया जाए और उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए फॉरेन एजेंसीज भी उसमें मुलव्वस हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रोज़गार के कम होने की वजह से, क्योंकि अगर ये डेल्टा ख़त्म हो जाता है या यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो सी वाटर जो आहिस्ता आहिस्ता सीप कर जाएगा और ये काफ़ी हद तक एरिया में इंट्रूड करेगा। जब सी वाटर यहाँ पर आएगा तो सैलिनिटी और बैरनेस बढ़ेगी और लोगों की फूड इनसिक्योरिटी की वजह से और फ्रेश वाटर के ना मिलने की वजह से लोगों की माइग्रेशन होगी दूसरे सूबों में, ख़ास तौर पे पंजाब में, क्योंकि पंजाब ही एक खुशहाल इलाका होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ फूड सिक्योरिटी होगी, फूड बास्केट होगा। तो फिर जब इनकी माइग्रेशन होगी मेजर सिटीज़ में जैसे कि लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है या सियालकोट है, इन बड़े शहरों में माइग्रेशन होगी, तो फिर
फिर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी जन्म लेते हैं। जैसे कराची में पूरे पाकिस्तान में से लोग आते हैं जॉब करने के लिए, वहाँ पे सिंधीस भी हैं, मुहाजिर भी हैं, पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, तो आपस में उनकी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज के डिप्लीट होने पर। जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं तो उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज में अपना हिस्सा मांगने के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं और उसको कल्चर का रंग देना शुरू कर देते हैं। तो आमतौर पर जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमेशा एक कवर होता है इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, तो इससे इंटर प्रोविंशियल डिसहार्मनी आएगी। फिर उसके बाद इन फॉरेस्ट्स के ख़त्म होने से, क्योंकि फॉरेस्ट जो है रेनफॉल की भी कॉज होती हैं, ये फॉरेस्ट हो गए। फिर इरिगेशनल फॉरेस्ट्स हैं जो कि इंसान ने खुद लगाए हुए हैं, जैसे छांगा मांगा, जैसे गुड्डू बैराज के ऊपर हैं, जैसे वहाँ बचना है। बहुत सारे इरिगेशनल फॉरेस्ट पाकिस्तान ने लगाए हैं जिसमें से इरिगेशन रिवर से मिलती है, वो भी इम्पैक्ट होगा। पहाड़ों के ऊपर जो हमारे फॉरेस्ट कैनोपी है, ख़ास तौर पर जो पाइन ट्रीज़ हैं और कॉनिफरस ट्रीज़ हैं, वो भी इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये ख़ास तौर पर बेला फॉरेस्ट या रिवरेन और ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट डेल्टा के ऊपर है, इनके ऊपर तो सही तबाही मचेगी। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होंगे मुख्तलिफ किस्म के। फिर फॉरेस्ट के ख़त्म होने से बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है, बहुत सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद रेन की और शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट बिकम द कॉज ऑफ द रेनफॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन दे डू इवेपोट्रांसपायरेशन, तो ऊपर बना जाके क्लाउड्स बनते हैं और उससे रेनफॉल होती है। उसके ख़त्म होने से और ज़्यादा रेनफॉल में फ़र्क पड़ेगा। फॉरेस्ट के ख़त्म होने से ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। ये एक तरह से विशेष सर्कल है जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करता रहेगा। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ज़रा ऊपर की तरफ देखें। आपने इंट्रोडक्शन कर लिया और दूसरा पैराग्राफ जो मेन पैराग्राफ है वो है आपका क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट अपॉन पाकिस्तान। ये पैराग्राफ आपने स्टार्ट किया और उसके ऊपर चाहे आप सफ़ा लिखें, 1.5 सफ़ा लिखें, 2 सफ़े लिखें, व्हाटएवर, उसमें आपने क्या लिखना है? फास्ट डिप्लीशन ऑफ ग्लेशियर्स होंगी, उसके साथ साथ वॉल्यूमेटिक फ्लो ऑफ रिवर्स वो डिक्रीज कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, यानी कि या ड्राउट्स आएंगे या फ्लड्स आएंगे। ये एक्सट्रीम वेदर की एक कंडीशंस होती हैं, क्योंकि एरेटिक मूनसून रेन्स आएंगी। एरेटिक का मतलब है कभी जल्दी आ गई, फ्लड ले आई। जल्दी का मतलब है 1 महीना भी जल्दी आ गई तो 1 महीना पानी ज़्यादा आएगा रिवर्स में पानी ज़्यादा होने की वजह से वो फ्लड करेगा। और अगर 1 महीना कम आई तो रिवर्स में पानी कम आएगा, इरिगेशन के लिए हमें कम मिलेगा। तो ड्राउट्स और फ्लड्स दोनों हो सकते हैं, दोनों की वजह से डिक्रीज होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। फिर इससे फ्लड्स की वजह से हमारी सिल्टेशन का प्रोसेस इंक्रीज होता है। सिल्टेशन की वजह से हमारी कैनाल्स, जिसको भल बोलते हैं, भल सफाई, उसका अगर ज़्यादा सिल्टेशन हुई तो भल सफाई भी कामयाब नहीं हो सकेगी, कैनाल तबाह हो सकती है हमारी, जो कैनाल सिस्टम हमने ले किया हुआ है। फिर उसके बाद डैम्स की फाउंडेशंस वीक हो जाती हैं और इसका इम्पैक्ट होगा फॉरेस्ट कवर के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी इससे इफेक्ट होगी, शॉर्टेज ऑफ रेन होगी, क्योंकि फॉरेस्ट के कम होने से सॉइल इरोजन होगी, जो कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की सबसे बड़ी और बुरी इम्प्लीकेशन या रेपरकशन है, सॉइल इरोजन। अगर फॉरेस्ट्स ना हुए, फॉरेस्ट की जड़ें जो हैं वो सॉइल को बांध के रखती हैं, फॉरेस्ट के ना होने से वो लूज हो जाती हैं, जैसे ही रेन आती है वो उसके ऊपर से सॉइल इरोजन हो जाती है, जिससे डिज़र्टिफिकेशन बढ़ती है और आपकी लैंड एग्रीकल्चर के काबिल नहीं रहती है। इससे क्या बढ़ती है? डिज़र्टिफिकेशन बढ़ती है। तो ये होगा पाकिस्तान में। फिर इंक्रीज़ इन कार्बन, फॉरेस्ट्स के ना होने से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़नी शुरू हो जाएगी। डिप्लीशन ऑफ इंडस डेल्टा एंड मैनग्रोव्स, इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आपने पहले बता दिया कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्या होगा, और वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जब होगा तो फिर उससे क्या क्या तबाही आएगी अपॉन पाकिस्तान्स वाटर रिसोर्सेज। लेकिन वाटर रिसोर्सेज का मतलब क्या है? हमारे सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज जो कि स्टोर हाउसेस में पड़े हुए हैं ग्लेशियर्स के, वो डिप्लीट हो जाएंगे और उनके डिप्लीट होने से पहले फ्लड्स आएंगे और फिर बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बन जाएंगी, उनसे बाद में ड्राउट्स आना शुरू हो जाएंगे। फ्लड भी एक्सट्रीम लेवल है और उसके साथ साथ
जो ड्राउट है वो भी एक्सट्रीम लेवल है, तो वाटर रिसोर्सेज के डिप्लीट करने से आगे ये रेपरकशंस होंगी, ये भी आपने उसके ऊपर लिखना है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स अपॉन इंटर प्रोविंशियल हार्मनी। ये नेक्स्ट पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ हो गया। पहला इंट्रोडक्शन जो छोटू सा पैराग्राफ आपने देना है, एक तरह से थीम या कोई भी लॉजिकल स्टार्ट। फिर दूसरा पैराग्राफ आपने देना है क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट अपॉन पाकिस्तान। तीसरा पैराग्राफ आपने देना है इफेक्ट्स अपॉन इंटर प्रोविंशियल हार्मनी। इंटर प्रोविंशियल हार्मनी, आपस में सूबों के दरमियान में जो हार्मनी है, जो कंसेंसस है, वो कैसे ख़राब होगा। इंक्रीज ऑफ फ्लड्स और वाटर रिलीज डाउन स्ट्रीम। जब फ्लड्स आएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले यहाँ पे पंजाब या ऊपर वाले नीचे रिलीज कर देंगे वाटर को अपने शहरों को बचाने के लिए। और अक्सर अभी भी ऐसा होता है जब फ्लड्स आते हैं और उनके डैम्स और रिजर्वोर्स भर जाते हैं तो वो गेट्स खोल देते हैं, नीचे की तरफ सारा पानी आता है और नीचे वाले ज़्यादा उसको बेयर करते हैं उसके नुकसानात को। तो इस तरीके से इंक्रीज ऑफ फ्लड्स में वाटर रिलीज डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ वाटर रिलीज होगा। और ड्राउट्स की सूरत में वाटर यूज़ करेंगे अपस्ट्रीम में लोग। अपस्ट्रीम ऊपर वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे, उनकी मजबूरी होगी क्योंकि उन्होंने अपने फसलों को पानी देना है, तो इस वजह से वाटर यूज़ होगा अपस्ट्रीम। और दोनों सूरतों में क्या होगा, वाटर बन जाएगा अ टूल टू व्हिप अप प्रोविंशियलिज्म। प्रोविंशियलिज्म को और हवा दी जाएगी। पंजाबी हमारा पानी पी गए और पंजाबी चोरी कर गए, पंजाबी किसान जो है वो धांधली करता है हमारे साथ, हमारा हारी मारा गया। इस तरीके की स्लोगन्स पैदा होंगे और प्रोविंशियल पार्टीज एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ज़्यादा तासुब का शोर मचाएंगी, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए होगा फॉर वोट बैंक। और इससे रूम मिलेगा, इससे रास्ता मिलेगा इंटरवेंशन का बाय फॉरेन एजेंसीज को इंटरवीन करने का। फिर डिप्लीशन ऑफ डेल्टा होगा सिंध में, उससे भी बहुत सारी नफरत फैलेगी। माइग्रेशन होगी उन लोगों की जिनका रोज़गार ख़त्म हो गया या फूड सिक्योरिटी की वजह से वो पंजाब में आएंगे और उससे इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। उसके बाद आपने कंक्लूजन इसका लिख देना। अब हम बात करते हैं, 4 पैराग्राफ्स हमने लिख दिए, 2 पैराग्राफ्स तो मेन बॉडी इसकी बनाते हैं। अब हमने इसका मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन कैसे, कोई भी लॉजिकल स्टार्ट आप लिख सकते हो। मसलन आप जो स्टेटमेंट है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप ये भी बता सकते हो। जैसे माइकल कुगलमैन एक बहुत बड़े वाटर एक्सपर्ट हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो कि यूएनओ ने ऑथराइज की थी, माइकल कुगलमैन पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि what is the existential threat for Pakistan that is not India or terrorism? That is water shortage, water deficiency, which is looming large over Pakistan, and that water deficiency will lead to the destruction of the country from inside. Pakistan may break into pieces because of this deficiency, and the external enemies need not shoot even a single bullet at Pakistan, or we may die a natural death. तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप ये भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू माइकल कुगलमैन, वाटर डेफिशिएंसी is the existential threat for Pakistan, and it's not, if we do not reform water prices, or if we do not make water reforms effective, then Pakistan may lead to many conflicts में। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कंक्लूजन में आप कोई भी वार्निंग दे सकते हो। आप ये कह सकते हो कि सिचुएशन इज़ वेरी अलार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट इज़ चेंजिंग फास्ट, we are left with no choice but adapt ourselves to the changing circumstances. If we do not do it on war footing, there are a lot of bad repercussions waiting for us next. आप ऐसे कंक्लूजन लिख सकते हो किसी वार्निंग के साथ। आप इसमें कोई सजेशन दे सकते हो, कोई एक आधी सजेशन जो सबको आप जनरलाइज कर रही हो, तो जो कंक्लूड कर दे सारी चीज़ों को। और यहाँ पे आप कोई भी लॉजिकल स्टार्ट आप बता सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड
इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की बता सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर हार्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से वाटर के ऊपर और सोशल इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं, और पाकिस्तान जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, उनको भी पढ़ सकते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन कोई लॉजिकल स्टार्ट और कंक्लूजन कोई एंड आप दे सकते हो, और बीच में दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है एक ये पैराग्राफ और एक ये पैराग्राफ। थैंक यू वेरी मच।